नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। गणराज्य भारत की समग्र यात्रा में यहाँ के विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े बिंदुओं पड़ावों का अहम योगदान रहा है। देश के अन्य क्षेत्रों पर भी इनका सकारात्मक प्रभाव हुआ। आज पूरा विश्व भारत के और भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को उत्सुकता से निहारता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी आधुनिक समृद्ध विज्ञान परंपरा की जड़ें उस कठिन दौर तक जाती हैं जब देश स्वाधीन नहीं हुआ था। एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष जारी था, दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक समुदाय का अपने अपने क्षेत्र में परिश्रम भी। इस महाप्रयास ने उस जमाने में समाज में व्याप्त अशिक्षा के अंधकार में जागृति और ज्ञान का अलख जगाने का काम किया, जिसने स्वाधीनता आंदोलन को बल ही प्रदान किया। गणराज्य स्थापना होते समय देश के पास विज्ञान के कई क्षेत्रों की विलक्षण प्रतिभाएं मौजूद थीं, जिनका अनुभव संस्थागत ढांचा सुदृढ़ करने में काम आया। आज भी देश की संस्थाएं हमारे उपक्रम नए उभरते क्षेत्रों में नवीनतम खोज, नवीनतम अनुसंधान में जुटे हुए हैं। आज देश कोरोना टीकाकरण अभियान में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। इस कीर्तिमान में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा और परिश्रम का। न्यू इंडिया की ओर बढ़ते हुए, आत्मनिर्भरता का स्वप्न पूर्ण करते हुए आगे भी हम इस क्षेत्र में बहुत सारी उम्मीदें कर सकते हैं। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक, परहित में जो काम करे। वाहन वाहन वाहन, जहां देखो वाहन ही वाहन। एक और इस विशाल देश की अर्थव्यवस्था का ये एक अहम सूचक है। दूसरी ओर वसुंधरा और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचने पर भी मजबूर करते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात फिर कभी। आज के लिए वाहनों के ईंधन और उनसे होने वाले प्रदूषण पर केंद्रित होना ही पर्याप्त है। देश में वाहन ईंधनों के विकास की यात्रा भी दिलचस्प रही है। दरअसल 1971 में लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश एक अहम मोड़ था। एक ओर भारत ने महत्वपूर्ण सामरिक जीत दर्ज की, वहीं दूसरी ओर अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई निर्णय लिए। उन्हीं में से एक था ईंधन और उससे जुड़े उत्पादों के विकास पर विशेष बल। भारतीय संस्थाओं और उपक्रमों ने यह बीड़ा उठाया, सफलतापूर्वक। एक के बाद एक परिवर्तन होते गए। बाद के दशकों में अनलेडेड पेट्रोल, 4 स्ट्रोक इंजन्स, सीएनजी, हायर ऑक्टेन फ्यूल्स, तो ऐसी शब्दावली है जिससे वर्तमान पीढ़ी भी वाकिफ है। लेकिन जीवाश्म ईंधनों पर कब तक हम पूरी तरह निर्भर रहेंगे? प्रदूषण और आयात के बिंदु तो हैं ही। अब विज्ञान के कार्यक्रम में जादू शब्द तो शोभा नहीं देता, लेकिन वैज्ञानिक आविष्कार भी तो किसी विलक्षण जादू से कम नहीं होते। अब यही सोचिए, पानी से चलने वाली गाड़ी। आइए चलते हैं फरीदाबाद स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के R&D सेंटर और यही बात पूछते हैं वहां के निदेशक वैज्ञानिक डॉक्टर SSV रामकुमार से। तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा आपसे। माननीय प्रधानमंत्री अक्सर कई मंचों पर, मन की बात में भी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर बल देते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी संस्था हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों पर जो अनुसंधान कर रही है, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। गाड़ियां पानी से चलने की जो एक फैक्ट है, वो अभी अतिशयोक्ति नहीं कहलाएगा। और
वो सच्चाई में बदलने वाला है। उसका वास्ता बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो उसका वास्ता जो है हाइड्रोजन से है, और हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन एक और उच्च कोटि की वैकल्पिक ऊर्जा बनने जा रही है। सारे हाइड्रोजन ग्रीन नहीं है, और हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल का, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पहला मूलक है विथ एटॉमिक नंबर 1, और लाइटेस्ट एलिमेंट है, और इसको आप कई तरीके से इस हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। अभी देश में और दुनिया में, केवल देश में नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हाइड्रोजन उत्पादन जो है एक शिलाज ईंधन की मूल वस्तु से शुरू होके बनता है, इसीलिए उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते हैं। 90% ऑफ हाइड्रोजन आज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से शुरू हो रहा है, मतलब नेचुरल गैस से, या नैफ्ता एक हमारी रिफाइनरीज में पेट्रोलियम पदार्थ का एक स्ट्रीम है, उसी स्ट्रीम को इस्तेमाल करके स्टीम मीथेन रिफार्मिंग करके एक सांकेतिक प्रक्रिया के अनुरूप बनता है। लेकिन ऐसे बनने वाली हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी बहुत होता है। तो 1 केजी हाइड्रोजन उस पाथवे से बनाने के लिए 10 केजी का CO2 का विसर्जन होता है, और वो एटमॉस्फेयर में जाके उसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो उस ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन बनाने के लिए, जैसे आपने बोला कि पानी से वाहन चलेगा क्या, तो पानी का इस्तेमाल करके पानी को रासायनिक रूप से, केवल रासायनिक नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से अगर पानी को विच्छेद किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। उस विच्छेद के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वैकल्पिक इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर या विंड से उत्पादित किया गया इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, तो उस हाइड्रोजन को ग्रीन बोलते हैं। वो अल्टीमेट ग्रीन हाइड्रोजन है। तो इस बीच में भी एक और कलर है। वैसे मैं बता दूं, मैं रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट हूं। हाइड्रोजन का अपने आप में कोई कलर नहीं है, वो रंगहीन और ओडरलेस, लेकिन इन नए सिनेरियो में इसको कई कलर आपाद कर रहे हैं हम। ग्रे हाइड्रोजन, बीच में एक ब्लू हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन वो है जो आपका ग्रे हाइड्रोजन है, उसमें जो CO2 निकलता है, उस CO2 को आप वातावरण में ना छोड़ें, उसको कैप्चर करें और उसको दूसरी तरीके में इस्तेमाल करें, तो उसको ब्लू बोलते हैं। अगर कोई CO2 ही ना पैदा हो, साथ साथ केवल हाइड्रोजन हो, उसको ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक मुहिम है। माननीय प्रधानमंत्री ये ऐलान कर चुके हैं कि 2030 तक भारत ये ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला, ग्लोबली एक्सपोर्टिंग हब बनने की इच्छा रखते हैं। तो हम सब उसमें जुटे हुए हैं। हाइड्रोजन और ये विविध रंग, ठीक है, अनुसंधान जारी है, लेकिन डॉक्टर SSV रामकुमार से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये सपना कब तक पूरा होने की संभावना है। आप बिल्कुल सही सवाल पूछा। अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा था कि पानी को विच्छेद करके जो वैकल्पिक ऊर्जा, इस इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, वो थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा है ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले में, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो अभी सारी रिसर्च इस पे केंद्रीकृत है कि उस कास्ट को कम कैसे किया जाए। नव ऊर्जा गाथा, इस श्रृंखला में वाहन ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास में चल रहे नवीनतम अनुसंधान के बारे में बता रहे थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन R&D सेंटर फरीदाबाद के निदेशक
वैज्ञानिक डॉक्टर SSV रामकुमार। चलिए वापस स्टूडियो चलते हैं, बैटरी से चलने वाली, धूम्र रहित, ध्वनि रहित गाड़ी में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दौर कितना बाजुए कातिल। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान बोध होता है कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग देश के स्मारकों संग्रहालयों में भी किया जा रहा है, ताकि वर्तमान पीढ़ी के समक्ष स्वाधीनता संग्राम के लम्हों को बेहतर सुगम अंदाज में प्रस्तुत किया जा सके। जालंधर स्थित जंग आजादी स्मारक के सचिव डॉक्टर लखविंदर सिंह जोहल बताते हैं, जंग आजादी यादगार जालंधर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको बनाया गया है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष में जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने यातनाएं झेली और इस देश को आज़ादी तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने अपने जीवन कुर्बान किए, उन सभी की याद में इसको बनाया गया है। इसका सपना 2012 में लिया गया था और इसका प्रबंध 2 सत्रों पर चलता है। एक तो फाउंडेशन है जिसका जो भी पंजाब का मुख्यमंत्री होता है उसका प्रधान होता है, और एक मैनेजमेंट जिसको ये जिम्मेदारी संभाली गई है इसकी देख रेख की। और इसमें रोज़ाना, क्योंकि इसमें 6 गैलरीज बनी हुई हैं जिसमें जो अब तक जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष के लिए, उन सभी की याद में इनको उसारा गया है। 6 गैलरीज हैं जिसमें अलग अलग जो हमारी मूवमेंट्स चली 1857 के बाद, और जब भाई महाराज सिंह, जिसको हम मानते हैं कि वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे गदर के बाद, और उन्हें अंग्रेज़ सरकार ने रंगून में भेज दिया था, वहाँ वो उनकी शहीदी हो गई। और उसके बाद फिर कूका लहर जो 1872 सन में पैदा हुई थी और देश भर में फैली थी, उसकी यादगार में ये गैलरी है। और उसके बाद लगातार जो है जो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, और उसके बाद इंडिया हाउस मूवमेंट जिसमें मदन लाल ढींगरा शहीद हुए थे, उसके बाद गदर मूवमेंट, फिर जलियांवाला बाग। आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग में कैसे जो है वो अंग्रेज़ों ने नहत्थे लोगों पर, पंजाबियों पर गोली चलाई और 250 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए। और उसके बाद बब्बर अकाली लहर, फिर भगत सिंह और उनके साथियों की मूवमेंट, 1940 वाला शहीद उधम सिंह का जो साका है, उन्होंने कैसे बदला लिया जो 1919 के दोषी थे अंग्रेज़। और उसके बाद INA जो आज़ाद हिंद फौज थी, और 1947 तक देश की वंड तक उसका जो दर्द पंजाबियों ने झेला, उस सारे को साकार किया गया है इस यादगार में। और नई पीढ़ी तक उन लोगों का संदेश पहुंचाने के लिए कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, और आज सभी समझते हैं अब कि उन लोगों ने कुर्बानियों देकर अपने देश को जो है वो आज़ाद तो करवा लिया, लेकिन आज़ादी का महत्व जो है वो आज उससे भी ज़्यादा गहरा है। अगर हम इस आज़ादी के महत्व को संभाल कर आगे नहीं पहुँचाएंगे तो फिर जो है भी देश कभी भी जो है वो उस तरह प्रगति नहीं कर पाएगा जिस तरह का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिया था। इसलिए इस यादगार का महत्व बेहद बढ़ जाता है। उसमें एक तो गैलरीज में उनके स्टैचूज़ बनाकर, दूसरा ये है कि उनका पूरा इतिहास जो है वो लिखित रूप में टच स्क्रीन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और उसमें 3 लैंग्वेज में, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों की कमेंट्री साथ साथ चलती है। और टच कर कर स्क्रीन जो भी देखने आते हैं सैलानी, वो जब स्क्रीन को टच करते हैं तो वो साथ साथ देखते हैं जो विजुअल आते हैं, और उसके अलावा उनको ऑडियो उसका सुनते हैं। पूरा इतिहास जो है वो कानों के रास्ते जो है हमारे दिमागों में जाता है। इसलिए बहुत ही नई टेक्निक के साथ जो किया गया है। इसका
निर्माण जो है वो पहला फेज़ जो है वो 6/11/2016 को शुरू हो गया था, और दूसरा फेज़ 6 मार्च 2018 को शुरू हुआ, और तीसरा फेज़ जो है वो 14 अगस्त 2019 को शुरू हुआ है। इन 3 पड़ाव में इसका हुआ। तो जो लेटेस्ट हम लोगों ने वहाँ बनाया है वो बहुत ही अच्छा एक सेलुलर जेल का जो है रेप्लिका इजाद किया गया है कि सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी गई, उस सभी को हमने साकार किया है वहाँ। और वो एक तरह से हॉलोकॉस्ट टेक्निक के ज़रिए वो खाली गुफाएं हैं, जब कोई उसके सामने जाता है सारा पूरा सेंसर सिस्टम के हिसाब से वहाँ वो आकृतियाँ रूपमान होने लगती हैं। ऐसी एक बहुत ही अच्छे तरीके से लेटेस्ट डिजिटल टेक्निक के ज़रिए हम लोगों के सामने ये चीज़ें साकार करते हैं कि कैसे हम लोगों के जो पूर्वज थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितनी यातनाएं झेल कर इस देश की आज़ादी को अंजाम दिया, और उसको संभाल कर रखना नई पीढ़ी का जो कार्य है, उसके लिए हम उनके मनों में वो संचारित करते हैं देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्यार की भावनाएं, और इसके लिए इस यादगार का बेहद महत्व है। जंगे आजादी मेमोरियल के सचिव डॉक्टर लखविंदर सिंह जोहल को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य परमजीत सिंह, आकाशवाणी जालंधर। ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं हमारे संविधान के बिंदुओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने में। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े ऑनलाइन कोर्सेज की भूमिका पर नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के उपकुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान है। देश का संविधान जो है वो सर्वोपरि है। कोई भी लॉ जो संविधान के विरुद्ध है वो लॉ ही नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निरस्त कर देगी और असंवैधानिक घोषित कर देगी। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, संविधान को पूरा देश पढ़े। जी, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक ऑनलाइन मेथड में लाया गया, जो हमने 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया संविधान दिवस उस दिन को, और इसमें तकनीकी सहयोग लिया गया ताकि ये आम लोगों तक पहुंचे। इसके बारे में आपका राय? देखिए, भारत सरकार का ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि सारे देश को संविधान पढ़ाया जाए। जब देश आजाद हुआ तो अशिक्षा थी। हमने पढ़े लिखे होने की जो परिभाषा ली लिटरेसी की, वो ये कि आप अपना नाम लिख पाएं और 1 से 10 तक गिनती लिख पाएं। आज का समाज और आज का देश आगे बढ़ चुका है, इसलिए आज देश को सिर्फ लिटरेसी की जरूरत नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि ऐसे नागरिक बने जिन्हें अपने अधिकारों का बारे में भी पता हो और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी पूरा ज्ञान। वो नागरिक जो जागरूक है, जो देश की सत्ता का भागीदार है। इसलिए लिटरेसी से आगे बढ़कर भारत सरकार ने ये तय किया कि संविधान देश के नागरिकों को बता दिया जाए। अब देश के सारे नागरिकों को मेरी क्लास में लाना तो नामुमकिन है, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ऑनलाइन कोर्स बनाया गया और 1,86,000 लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। हर दिन 7,000 लोग हमारी वेबसाइट पर इस कोर्स के लिए आ रहे हैं। हमने अभी अंग्रेजी में ये बनाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदी में भी इस कोर्स को लॉन्च किया जाए। अगर पूरे देश को संविधान और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान हो जाए तो जो भारत के नागरिक होंगे वो जागरूक नागरिक होंगे, वो ऐसे नागरिक होंगे कि वो देश के बारे में बहुत बड़े बड़े फैसले आजादी से, अपनी मर्जी से, बिना किसी इन्फ्लुएंस के ले पाएंगे। जी, ये जो कोर्स की शुरुआत की गई है, इसका कोई क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का? भारत सरकार क्योंकि चाहती है कि सारा देश संविधान पढ़े, इसलिए हमने कह दिया कि जो भी क्लास 9 पास कर चुका है
वो इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते, यानी 10वीं कक्षा का कोई भी कोई विद्यार्थी। भी व्यक्ति। प्रयत्न ये है कि संविधान के कंसेप्चुअल आइडियाज कम से कम समय में पूरे देश को समझा दिए जाए। इसीलिए हमने जो 15 लेक्चर्स बनाए हैं वो कोई 20-20 मिनट के लेक्चर्स हैं, और उसमें इरादा और लक्ष्य ये है कि पूरे संविधान को समो लिया जाए, जैसे सागर को गागर में भर दें। जी, अच्छा, इस जैसे किसी भी चीज़ को रजिस्टर करने में या फिर किसी भी कोर्स को करने में कुछ तो अनुदान देना पड़ता है, कुछ तो पैसे देने पड़ते हैं, तो इसका कोई फीस वगैरह भी है? इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपने 15 वीडियोस देख लिए, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन चाहते हैं, नालसर विश्वविद्यालय, जिसको भारत सरकार ने कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया और जिसको नैक ने A++ रैंक दिया, तो फिर उसके लिए 100 रुपए का अनुदान आपको देना होगा और एक परीक्षा देनी होगी। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। अगर आपके 60% से कम नंबर आए तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा, और 60% से ज्यादा नंबर आए तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। सबसे पहली चीज तो ये है कि देश का गौरवमयी संवैधानिक इतिहास कैसे बना ये संविधान। क्या हमारा संविधान बनाने की जो यात्रा थी वो कब शुरू हुई, उसके कौन कौन से पड़ाव थे, उनकी बात होगी। फिर क्या विकल्प थे, उनमें से कौन से विकल्प हमने लिए, कौन से छोड़ दिए। भारत का नागरिक कौन है, भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त हो जाती है, हमारे नागरिकों के क्या दायित्व, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और हमारे दायित्व जो हैं उनमें आपस में क्या रिश्ता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का क्या रिश्ता है, हमारी न्यायपालिका कैसी है, उसकी क्या शक्तियां हैं, संविधान में संशोधन कैसे होते हैं, संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। इस तरीके के सारे प्रश्नों के उत्तर अगर हमने ये कोर्स किया तो हमें मिल जाएंगे, और इसी तरीके के प्रश्न यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशंस और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें पूछे जाते रहे हैं। भारत सरकार और नालसर का ज्वाइंट कोर्स है, तो वेबसाइट का नाम है legalaffairs.nalsar.ac.in। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के उपकुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी, आकाशवाणी हैदराबाद। 24 जनवरी को हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा की पुण्यतिथि थी। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि उन्हीं के द्वारा जनवरी 1954 में स्थापित संस्था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर किंशुक दासगुप्ता को उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए पिछले दिनों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रिसर्च का सीधा संबंध देश के सैनिकों की सुरक्षा से है। सुनते हैं क्या है भाभा कवच। भाभा कवच एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है। लाइट वेट मीन्स हल्का वजन का, और ये हम लोग भारतीय अपना तकनीकी से बनाए हैं। इसमें एक सेरामिक मटेरियल हाई टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल को सेरामिक मटेरियल बोलते हैं। तो बोरॉन कार्बाइड एक मटेरियल है जो बहुत हार्ड होता है, और कार्बन नैनो ट्यूब, ये दो खास मटेरियल है जिसका टेक्नोलॉजी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया है। ये दो पदार्थ से हम लोग ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बोरॉन कार्बाइड जो मटेरियल होता है वो बहुत हार्ड है। तो वो क्या करते हैं, अपना जो बुलेट रहते हैं, बुलेट को उसका हार्डनेस से, इसका हार्डनेस बुलेट का हार्डनेस से ज़्यादा होता है, तो बुलेट को ये ब्लांट कर देता है, और फिर इसको कभी कभी तोड़ भी देते हैं। ब्लांट भी करते हैं और तोड़ भी देते हैं, क्योंकि इनका हार्डनेस है वो बुलेट से हार्डनेस से ज़्यादा है।
और उसके पीछे एक बैकिंग रहते हैं जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब और पॉलीमर का कॉम्पोजिट रहता है। कॉम्पोजिट मतलब जो दो मटेरियल को एक साथ में बनाया गया चीज़, उसका जो प्रॉपर्टी है वो बेटर हो जाता है, अच्छे हो जाता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ करके वो पॉलीमर का प्रॉपर्टी इम्प्रूव करके उसको बैकिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो उस बैकिंग में ये जो बुलेट का टुकड़ा जो ब्लंट हो गया या जो बोरॉन कार्बाइड यूज़ किया वो भी कभी कभी फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि वो बुलेट का एनर्जी ले लेते हैं, तो एनर्जी लेके फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सारे चीज़ वो पीछे जो बैकिंग है उसको कॉन्फाइन करके रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो बुलेट का टुकड़ा और सेरामिक का टुकड़ा वही सेकेंडरी बुलेट होके सेकेंडरी टारगेट होके हमको मार सकता है। तो हमारा दो उपाय, एक तो पहले बुलेट को ब्लंट करें, दूसरा जो उसका छोटा छोटा टुकड़ा हो उसको भी हम लोग एक ही जगह में समेट के रखें। तो ये दो चीज़ हम लोग ये बोरॉन कार्बाइड और कार्बन नैनो ट्यूब के सहायता में कर पाए। और इसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जिसका डेंसिटी बहुत कम है और इसका जो प्रॉपर्टी है बहुत एनहांस्ड है। तो इसके कारण हम लोग उसको कम थिकनेस यूज़ कर सकते हैं और लाइट वेट कर सकते हैं। भाभा कवच शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर किंशुक दासगुप्ता को आपने सुना। बातचीत की श्रुति बघेल ने। उमेश मेहता की ये प्रस्तुति हमें आकाशवाणी मुंबई से प्राप्त हुई। समय का यह पड़ाव विज्ञान जगत की कई विलक्षण विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर यल्ला प्रगत सुब्बाराव, डॉक्टर उबैद सिद्दीकी, डॉक्टर राजा रामन्ना, आचार्य एस.एन. बोस और डॉक्टर सतीश धवन जैसे देश के अनमोल रत्नों के अतुलनीय योगदान को विज्ञान भारती का नमन। वैज्ञानिक सोच का हमारा ये सामूहिक सफर निरंतर जारी रहे, इसी कामना के साथ मैं मनोज माइंडकर आपसे अनुमति का निवेदन करता हूं। मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।